एक पुराने एकाकी मकान में कदम रखते ही रोहन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। शहर के भाग दौड़ से दूर शांत जिंदगी की तलाश में वो इस पैतृक हवेली में आया था, जिसके बारे में गांव में कई भयानक किस्से प्रचलित हैं। लोग कहते थे कि रात में वहां किसी बच्चे के रोने की आवाज और औरत के गुनगुनाने की आवाज आती है। रोहन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली की पुरानी दीवारें, धूल भरी खिड़कियां और खामोश गलियारे एक अजीब सा रहस्य समेटे हुए थे। पहली कुछ रातें शांति से गुजरी, लेकिन रोहन को हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा है। एक रात जब चारों ओर गहरी खामोशी थी, रोहन को एक धुंधली मीठी लोरी की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के बंद पड़े एक कमरे से आ रहे थे, जिसका दरवाजा बरसों से नहीं खुला था। रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजे के पास जाकर कान लगाया तो लोरी और स्पष्ट हो गई। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन कमरे की दरारों से आती ठंडी हवा ने उसे एहसास कराया कि कुछ तो अजीब था। अगली सुबह उसने उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर वो अड़ियल था। धीरे धीरे हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं पड़ने लगी। कभी रोहन को परछाइयां दिखती, कभी अचानक ठंड पड़ जाती और कभी उसे अपने बिस्तर के पास किसी के सांस लेने की आवाज आती। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। दिन में भी वो हर आहट पर चौकन्ना रहता। उसे लगने लगा कि वो अकेला नहीं है इस घर में। उसके दिमाग पर दबाव पड़ने लगा और वो लगातार परेशान रहने लगा। गांव वालों की बातें अब उसे सच लगने लगी थे। उसे हर जगह एक अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थे, जो उसे हर पल घूरती रहती थी। एक भयावह रात जब तूफान आया हुआ था, बिजली कड़क रहे थे, रोहन ने अपने कमरे से बाहर झांका। सामने गलियारे में एक धुंधली औरत की आकृति खड़ी थी, जिसके गोद में एक बच्चा था। औरत हल्के हल्के लोरी गा रहे थे और उसकी आंखें रोहन की ओर घूर रहे थे। रोहन डर के मारे कांपने लगा। पलक झपकते ही वो आकृति गायब हो गई, लेकिन लोरी की आवाज अब और तेज हो गए थे, जैसे वो उसके कानों में गूंज रही हो। तभी उसे अपने कंधों पर बर्फीले हाथ महसूस हुए। वो चीखा और भागने की कोशिश की, पर सारे दरवाजे बंद थे। लोरी अब एक चीख में बदल चुके थे, जो हवेली की दीवारों में गूंज रहे थे। रोहन को लगा जैसे दीवारें उसके ऊपर झुक रही हैं और छत नीचे आ रहा है। हवेली की ठंडी हवा अब उसकी सांसों में जहर घोल रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ रहने नहीं आया था, बल्कि फंस गया था। ये हवेली उसे निगल रहे थे और वो उन अदृश्य आत्माओं का नया शिकार था, जो सालों से यहाँ इंतजार कर रहे थे। उसकी चीखें तूफान में खो गईं और हवेली फिर से रहस्यमयी खामोशी में डूब गई, इंतजार करती हुई अगले शिकार का। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 3 दोस्त रवि, समीर और प्रिया
शहर के बाहरी इलाके में स्थित उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में सालों से भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। लोगों का कहना था कि आधी रात को वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और एक औरत की आत्मा भटकती है जिसने हवेली में ही अपनी जान दी थी। रवि, जो इन सब पर विश्वास नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वो रात वहां बिताएंगे। जैसे ही वो हवेली के विशाल जंग लगे दरवाजे के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने उनके दिलों में हल्की सी सिहरन पैदा कर दी। अंधेरा घना होता जा रहा था और हवेली की टूटती हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रहे थे। अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थे और सड़ी हुई लकड़ी की गंध हवा में फैली हुई थे। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां पुरानी तस्वीरें टूटी हुई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थे। प्रिया को अचानक एक कोने से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन रवि ने इसे बस बहाना बताकर टाल दिया। उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई और ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखे। हर सीढ़ी पर उनकी आहट गूंज रही थी जिससे सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। समीर को लगा कि जैसे किसी ने उसके पीछे से उसका हाथ छुआ हो, लेकिन मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। ऊपर वो एक पुराने बेडरूम में पहुंचे जहां एक धूल भरी गुड़िया जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें टूटी हुई थी और देखने में भयानक लग रहे थे। प्रिया ने उसे उठाया, लेकिन अचानक गुड़िया उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और उसकी टूटी हुई आंखें ठीक उसकी तरफ घूरने लगी। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप ही तेजी से बंद हो गया और उन्हें लगा कि जैसे किसी ने जोर से हंसा हो। उनकी धड़कनें तेज हो गई। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गया था। हवेली में एक अजीब सी बदबू फैल गई और उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले नहीं थे। अचानक कमरे की रोशनी कम होने लगी और दीवारों पर अजीब परछाइयां नाचने लगी। प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया और वो थरथराने लगी। समीर ने देखा कि गुड़िया फिर से खड़ी हो गई थी और उसकी टूटी आंखों से खून टपक रहा था। एक चीख उसके कानों में गूंजी जो प्रिया की आवाज नहीं थे। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो चीख लगातार बढ़ती जा रहे थे जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। उन्हें लगा कि ये अब महज एक मजाक नहीं रहा। तभी एक अदृश्य शक्ति ने रवि को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाने लगी। समीर और प्रिया भयभीत होकर उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्हें दूर फेंक दिया। रवि के चेहरे पर दर्द और डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें ऊपर छत की ओर घूर रही थे जहां एक काली आकृति बनती दिख रहे थे। प्रिया ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, जबकि समीर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और वो दोनों रवि को वहीं छोड़कर बाहर की ओर भागे। वो हवेली से बाहर भागे और बिना पीछे मुड़े दौड़ते रहे जब तक कि वो शहर की रोशनी तक नहीं पहुंच गए। उनकी सांसें फूल रहे थे और दिल तेज धड़के जा रहे थे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही रवि को बचाने के लिए वापस गए। अगले दिन पुलिस को हवेली में रवि की लाश मिली।
उसके चेहरे पर स्थायी डर की उपस्थिति थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। उस हवेली में आज भी रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और कहते हैं कि रवि की आत्मा भी अब वहीं भटकती है, उस औरत की आत्मा के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। किले नुमा दीवारों से घिरा बलदेवगढ़ एक ऐसा गांव है जहां अब कोई कदम नहीं रखता। जो भी यहाँ आया वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सका। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक निडर व्यक्ति राजा बलदेव की हवेली तक पहुंचकर लौट आया था। उसकी इस हिम्मत ने गांव वालों के मन में खजाने की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन उस रात उस आदमी का पूरा परिवार एक रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया और वो खुद इस सदमे में ऐसा खोया कि आज भी गांव के मेन द्वार पर बदहवास पड़ा रहता है, मानो हर आने वाले को अंदर जाने से रोकना चाहता हो। पर होनी को कौन टाल सकता है। जिस जगह के पास सदियों से कोई नहीं भटकता था, आज अचानक शहर से वीर प्रताप नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन में खुद को बलदेवगढ़ की संपत्ति का वारिस बताकर वहां निर्माण कार्य शुरू करने की बात कर रहा था। ये खबर जंगल के आग की तरह आसपास के सभी छोटे मोटे गांवों में फैल गई। दोपहर की धूप में भी आसमान में शाम के बादल से मंडराने लगे थे। शहर से आया वीर प्रताप अपनी प्रेमिका के साथ वहां के दरोगा से अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहा था। दरोगा ने उसे खूब समझाया, पर वीर प्रताप ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माओं जैसा भी कुछ होता है इस दुनिया में। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बकवास बातें तो कीजिए ही मत। मैंने सुना है कि रिटायर होने वाले हैं आप, आज भी सरकारी क्वार्टर में टपकती छत के नीचे रहते हैं ना। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा। दरोगा ने एक पैनी मुस्कान के साथ वीर की बात पर हामी भर दी। वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, तो तैयार, इस बात का ख्याल रखिएगा कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। वीर और दरोगा अपनी बातें कर ही रहे थे कि एक हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया और घबराते हुए बोला, साहब गजब हो गया, गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहे हैं, लगता है उन्हें ये बात पता चल गई है। सुनकर ही दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगा और वो बोला, सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझा कर आते हैं। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने पूछा, गांव वाले क्या चाहते हैं। बाहर पहुंचते ही जो नज़ारा सामने था उसे देखते ही एक पल को दरोगा भी चक्कर खा गया। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाले थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सबके सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता, वीर आगे बढ़ते हुए बोला, गांव वालों, मैं वीर प्रताप सिंह, बलदेवगढ़ का मौजूदा वारिस। अगर आज लोकतंत्र ना होता तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन आज राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। बलदेवगढ़ अब भी मेरा ही है, जिसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वीर के इतना कहते ही गांव वाले सक पका गए। वो आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे।
अब हम क्या करेंगे? अरे रोके कैसे नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो? वीर की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसा रहे थे जैसे वीर सच में कोई राजा हो और उसने प्रजा को खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वालों की इस फनफनाहट के बीच से एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली। देवगढ़ राज परिवार का वारिस है तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता? सोच क्या रहा है? वही राजकुमारी अनामिका जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंक बन गया। बात आज से 150 साल पहले की है, जहां बलदेव प्रताप सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनकी 2 संतानें थी, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव, पर वो अलग अलग रानियों से थे। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र तक हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ साथ हर विधा में भैरव से एक कदम आगे थे। इसलिए महाराज बलदेव ने राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथों में देने का तय किया, पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज बलदेव को भी खत्म कर दिया। फिर खुद महाराज बन बैठा और बलदेव की प्रजा पर अपनी मनमानी करने लगा। न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया, पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने यह सब कुछ ज्यादा दिन चलने नहीं दिया। उसके कहर से पूरा बलदेवगढ़ कांप उठा और भैरव पागल हो गया। अनामिका से अपनी जान बचाने के लिए भैरव की मां ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा को एक कुड़िया में कैद करके वहीं चौखट पर ठोक दिया। उसके बाद भैरव की मां राजमहल छोड़कर कहीं दूर चली गई। तब से पूरे बलदेवगढ़ पर अनामिका का साया है। वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें वीर को पता नहीं थे, पर आज के आधुनिक जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा वीर उस बुढ़िया को कहता है, दादी अम्मा, अनामिका की कहानी अच्छे से जानता हूँ। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, भूत पिशाच विक्रम बेताल। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए बोला, इसके लिए मैं आप सबको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। इस पर बुढ़िया ने कहा, चलो सब वापस अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, मरने दो इसे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनके जाते ही वीर अपनी प्रेमिका और दरोगा के साथ बलदेवगढ़ किले की तरफ निकल पड़ा और पीछे से पुलिस का बैकअप भी उनके साथ था। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वीर उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे दरोगा की तरफ एक भीगी मुस्कान देते हुए कहता है, अब इतनी छोटी सी बात तो आप संभाल ही लोगे, है ना? वीर का ये रवैया देख दरोगा के सिर से पसीना टपकने लगता है। वीर की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, वो बड़ा दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक आ चुके थे। अचानक दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो गायब थे। वो जोर से चिल्लाता है, वीर गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच दरोगा जैसी ही गंभीरता थे। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे अब बैकअप टीम की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया
तो उसने देखा कि गाड़ियां पलटी हुई थी और बैकअप टीम की सरकटी लाशें पेड़ पर लटकी पड़ी थीं। उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए उड़ रहा था। ये नज़ारा देख वीर की प्रेमिका चीख पड़ी, इन्हें इतनी बुरी तरीके से किसने मारा होगा? हो ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे हैं। इस बात पर दरोगा बोला, लुटेरे नहीं अनामिका, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वीर उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज सुनाई दी। वीर आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो पूरा बाजार लगा हुआ था, किसी पुराने जमाने का बाजार, जैसे राजा महाराजाओं के समय का। वो उन्हें देखकर कहता है, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, भूत की कहानी बनाकर लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि वीर उनसे कुछ कहता, वो दोनों आदमी वीर के जिस्म के आर पार हो जाते हैं, किसी आत्मा की तरह। असल में ये सब उन्हीं की आत्माएं थीं जिनकी जान आज से 150 साल पहले गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल उमड़ आए और जोर जोर से बादल गरजने लगे। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर से एक हाथ हवा में लहराता हुआ दरोगा का पीछा करता है और उसके पांव पकड़ते हुए अंदर खींच लेता है। ये देखकर अब वीर का भी गला सूखने लगा था। फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है और अंदर की तरफ झांकता है तो एक गिद्ध दरोगा के सिर पर अपने पंजों को फंसाए वीर के सामने से उड़ गया। ये सब वीर के लिए इतना भयानक था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर पड़ा। तभी उसकी प्रेमिका की आवाज आती है, वीर वीर बचाओ मुझे। वीर देखता है कि एक हाथ उसकी प्रेमिका को बालों से घसीटते हुए महल की ओर ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता वो काफी दूर चली गई थी। वीर भी अब महल की तरफ बढ़ने लगता है। महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। वीर के मन में ना जाने क्या चल रहा था। चौखट से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही गुड़िया एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदलकर चीखने लगती है। अनामिका कहती है, 150 साल इंतजार किया है, 150 साल इंतजार किया इस दिन का मैंने, और देखो देखो आज कौन आया, इस राजघराने का वारिस। 150 साल से कुछ नहीं बदला, वो भी दरिंदा था और तू भी वैसे ही दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यहीं तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़कर उठा लेती है। वीर चीखते रह जाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्डे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहां पर लगे एक कीलनुमा रॉड में धंसा दिया। आज भी वीर गुड्डा बनकर उसी महल में लटका है और उसके बगल में उसकी प्रेमिका भी। कहते हैं आज भी प्रेत आत्माएं वहां मौजूद हैं, पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब पर्यटन स्थल बना दिया है, जहां लोग अब घूमने आते हैं और उस चहल पहल की आवाज भी महसूस करते हैं। पर आज भी
रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि अनामिका आज भी यहीं है।